आज हम लोगों को पढ़ना है डिफ्रैक्शन, ठीक है, जो कि वेव ऑप्टिक्स का सेकेंड टॉपिक है और इस साल के सिलेबस के हिसाब से ये वेव ऑप्टिक्स का आखिरी टॉपिक है, ठीक है। डिफ्रैक्शन इंटरफेरेंस से टफ माना जाता है। अगर आप डिफ्रैक्शन को ठीक से नहीं पढ़ेंगे, सही तरीके से नहीं पढ़ेंगे, तो डिफ्रैक्शन समझ में कम ही लोगों को आता है, ठीक है। इसका ये तात्पर्य नहीं है कि आप समझ नहीं सकते, आप समझ सकते हैं, बशर्ते इसको समझने का तरीका जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। इसलिए बहुत ही ध्यान से इसको समझिएगा और आगे बढ़िएगा, ठीक है। तो चैप्टर 21 चैप्टर का नाम डिफ्रैक्शन। एक न्यूमेरिकल तो 100% आएगा ही आएगा, छोटा सा 2 नंबर का डिफ्रैक्शन से। अदरवाइज कंपैरिजन बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन आता है, ठीक है, या एक आध थ्योरी क्वेश्चन बन सकता है। इसके अलावा डिफ्रैक्शन में और कोई ख़ास चीज़ नहीं आती है सामने, ठीक है। चलिए हम आपको बताते हैं डिफ्रैक्शन क्या है। अगर एक छोटी सी बात समझी जाए, मान लो बेटा ये एक सोर्स ऑफ लाइट है एस, और हमारे सामने ये एक कार्डबोर्ड रखा है। कार्डबोर्ड में हमने सामने एक स्लिट, एक छेद कार्डबोर्ड में बना दिया। तो टेक्निकली क्या होना चाहिए कि अगर मैं स्केल रख के ड्रॉ करूं तो एक लाइट रे ऐसे, और एक लाइट रे ऐसे जानी चाहिए, राइट। उसके बाद यहां पर अगर बाय चांस एक स्क्रीन में लगा दूं ऐसे, तो ये लाइट यहां से जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी। ये आपका कार्डबोर्ड है, और ये इसका स्लिट है। यहाँ पे स्क्रीन है, तो टेक्निकली देखा जाए तो इस रीजन में क्या होनी चाहिए, ब्राइटनेस होनी चाहिए, मतलब इल्यूमिनेटेड पोर्शन यही होगा, क्योंकि भाई इतने एरिया में होल है, इतने एरिया की पूरी लाइट यहाँ गिरेगी। तो यहाँ से यहाँ तक हमने एक्सट्रीम एंड्स बना दिए हैं, मतलब इस एंड से इस एंड तक टेक्निकली पूरी लाइट जो सोर्स से जो इस छेद से निकल के गिरेगी वो यहाँ पे गिरेगी। इस एरिया में ब्राइटनेस होनी चाहिए, और इसके ऊपर का जो रीजन है वो जीएस होना चाहिए, यानी जियोमेट्रिकल शैडो होना चाहिए इसके ऊपर का रीजन, ठीक है, यानी अंधेरा होगा वहां पे। यहाँ पे भी ऐसे ही है, इसके नीचे वाले रीजन में भी जियोमेट्रिकल शैडो हो जाएगी, यानी अंधेरा हो जाएगा, ठीक है। तो अब होगा क्या कि जब ये सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है, इससे जब लाइट यहाँ पे टकराएगी इस जगह पे, तो एक नया फिनोमेना होता है जिसे हम कहते हैं डिफ्रैक्शन। मतलब लाइट जब किसी शार्प कॉर्नर पे टकराती है तो अपने रास्ते से बेंड हो जाती है, यानी कि लाइट यहाँ से बेंड होके इधर चली गई और इसी प्रकार से बेंड होके इधर चली गई।
इस प्रकार की मूवमेंट को एनक्रोचमेंट ऑफ लाइट कहते हैं। मैं फिर से बोलता हूँ, एनक्रोचमेंट ऑफ लाइट या फ्लैरिंग आउट, फैल जाना, ठीक है। फ्लैरिंग आउट ऑफ लाइट इनटू द रीजन्स ऑफ ज्योमेट्रिकल शैडो, मतलब ये हुआ कि अगर इंटेंसिटी ऑफ लाइट के हिसाब से मैं समझूं तो हुआ ये है कि ये वो जगह है जहां पे सबसे ज्यादा इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के हिसाब से बता रहा हूं। उसके बाद जस्ट बगल में क्या होगा, इंटेंसिटी बहुत कम होगी, उसके बाद डार्क है, लगभग इंटेंसिटी ना के बराबर होगी। इन द सेम वे यहाँ पे ऐसे ही होगा, थोड़ी सी इंटेंसिटी आएगी, उसके बाद लगभग खत्म के हिसाब से। What I want to convey, मैं बताना ये चाहता हूँ कि एक सोर्स है, उससे निकलती हुई लाइट को अगर मैं कार्डबोर्ड पे बनी हुई स्लिट, अगर मैं स्लिट से पास कराता हूँ तो टेक्निकली क्या होना चाहिए, स्लिट के किनारे तक जितनी भी लाइट है वो यहाँ पे पड़नी चाहिए। इतने रीजन में भयंकर ब्राइटनेस होगी, यानी लाइट की इंटेंसिटी, अगर मैं इसको एज अ ग्राफ समझने की कोशिश करूँ, ठीक है, तो ये इंटेंसिटी ऑफ लाइट अगर ये है और ये हो गया yn यानी पोजीशन ऑफ या थीटा n, जो कि मैंने कल आपको पढ़ाया था, पोजीशन ऑफ, एंगुलर पोजीशन ऑफ फ्रिंज। अगर ये ग्राफ बना मान लिया जाए, ये O मान लिया जाए, तो सेंटर पे सबसे ज़्यादा ब्राइटनेस आ रही है, उसके बाद स्क्रीन पे क्या दिखाई देता है, उसके बाद बगल में ब्राइटनेस होती है लेकिन उस लेवल की ब्राइटनेस नहीं होती है। तो ऐसा क्यों होता है वो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझिएगा। टॉपिक चल रहा है डिफ्रैक्शन, इट इज़ अ टफ टॉपिक, बहुत ध्यान से सुनिएगा क्या हो रहा है। मैं शुरुआत से बताता हूँ कि जब कभी किसी नैरो ऑब्स्टेकल, नैरो स्लिट से लाइट पास करती है तो किनारों से टकराकर लाइट किनारों की तरफ, यानी इधर किनारा पड़ा तो इधर और इधर किनारा पड़ा तो इधर, लाइट थोड़ी सी घूम जाती है, जिस वजह से जिस जगह पर डार्कनेस होनी चाहिए थी, प्योर डार्कनेस होनी चाहिए थी, वहाँ पर भी थोड़ी बहुत ब्राइटनेस हमको दिखाई पड़ जाती है, ठीक है। इस फिनोमेना को हम लोग डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं, यानी द एनक्रोचमेंट और फ्लैरिंग आउट ऑफ लाइट into the regions of geometrical shadow when it passes through a sharp obstacle or a narrow slit, ठीक है। यानी जब लाइट कभी किसी नैरो स्लिट या शार्प ऑब्स्टिकल्स के थ्रू पास होती है तो किनारों पर टकरा के वो थोड़ी सी फ्लैर आउट हो जाती है, फैल जाती है, और वो इंक्रोच करती है उस जगह पर जहाँ पर ज्योमेट्रिकल शैडो को होना चाहिए। ज्योमेट्रिकल शैडो प्योर डार्क रीजन होना चाहिए, लेकिन लाइट थोड़ी सी फ्लैरिंग आउट करके उस रीजन में चली जाती है, इस वजह से वहाँ भी थोड़ी बहुत ब्राइटनेस मिल जाती है। तो अगर ग्राफिकल स्टाइल में देखें तो सेंटर पे सबसे ज़्यादा ब्राइटनेस आएगी, उसके बगल में फ्लैरिंग आउट की वजह से, यानी डिफ्रैक्शन की वजह से थोड़ा सा ब्राइटनेस आपको मिल जाएगी, उसके बाद बहुत कम हो जाएगी, लगभग ना के बराबर। तो मैंने एक पंथ दो काज किया है, आपको मैंने इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व भी 80% बता दिया है इसी समय। जैसे मैंने आपको इंटरफेरेंस में लास्ट में पढ़ाया था इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, वैसे ही हम यहाँ पे आपको शुरुआत में बताए दे रहे हैं। कारण क्योंकि इंटरफेरेंस में अगर आप इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व शुरुआत में नहीं भी पढ़ते हैं तो कोई ख़ास नुकसान नहीं है, क्योंकि उसको समझने के लिए, इंटरफेरेंस को समझाने के लिए इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व का बनना पहले से एक्सप्लेन करके रखना आवश्यक नहीं होता है। लेकिन अगर डिफ्रैक्शन में आप पहले से ही इस ग्राफ को माइंड में लेके नहीं चलते कि सेंटर पे सबसे ज़्यादा ब्राइट होता है, उसके बाद डार्क हो जाता है, उसके बाद थोड़ा सा ब्राइट होता है, फिर डार्क हो जाता है, इस तरीके से, तो आप फिर डिफ्रैक्शन एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, ना ही आप डिफ्रैक्शन का न्यूमेरिकल लगा पाएंगे, आपके लिए रास्ता बंद है। बहुत सीधी सी बात है, ठीक है। तो समझ गए क्या है डिफ्रैक्शन? डिफ्रैक्शन is the flaring out or encroachment of light into the regions of geometrical shadow when it passes through a sharp obstacle or a narrow slit is called diffraction of light. आई बात समझ में?
पूरी बात बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो ये आपने समझ लिया, तो अब मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूँ। डेफिनेशन है द फ्लैरिंग आउट और एनक्रोचमेंट, मतलब एक CH को का पढ़ा जाएगा और एक CH को चा पढ़ा जाएगा। द फ्लैरिंग आउट और एनक्रोचमेंट ऑफ लाइट into the regions of geometrical shadows when it is placed, the flaring out or encroachment of light into the regions of geometrical shadow when it is passed through a narrow opening या narrow slit, आप कुछ भी कह सकते हैं, narrow opening, और passes around the sharp obstacle is called diffraction of light. बात समझ में आ गई? बशर्ते ये वाला जो हिस्सा है ये भी डिफ्रैक्शन होता है। मैं समझाने को तो समझा सकता हूँ कि मान लीजिए ये एक छोटा सा शार्प ऑब्स्टिकल है, यहाँ पे स्क्रीन रखी है, मेरी बात को समझिएगा, मैं समझाने को ये समझा रहा हूँ आपको, बशर्ते ये पढ़ना नहीं है। ये सोर्स है, इससे जो लाइट रे जाएगी ऐसे जाएगी, ये लाइट रे जाएगी ऐसे जाएगी, ठीक है। तो इतना रीजन जो होना चाहिए वो GS होना चाहिए, रीजन ऑफ ज्योमेट्रिकल शैडो, क्योंकि इतने हिस्से की लाइट ऑब्स्ट्रक्ट है। इसके ऊपर ब्राइटनेस होगी और इसके नीचे ब्राइटनेस होगी, लेकिन जब शार्प ऑब्स्टिकल से टकराता है तो लाइट बेंड हो जाती है। तो लाइट क्या हुई, ज्योमेट्रिकल शैडो के अंदर एंटर कर गई। बट ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो केस है, ये हमको पढ़ना नहीं है, हमारे सिलेबस में नहीं है। इस वजह से इसको मैंने डॉट 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 लाइन करके बना दिया है। उसको याद रखिएगा कि ये नॉट इन कोर्स, ठीक है। तो आप अगर इसको नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो द फ्लैरिंग आउट और encroachment of light into the regions of geometrical shadow when it is passed through a narrow opening or passes around the sharp obstacle is called diffraction of light, ठीक है। चलिए, तो डिफ्रैक्शन होने के लिए एक बहुत नेसेसरी कंडीशन होती है। वैसे तो मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ नैरो ओपनिंग, है ना, शार्प ऑब्स्टिकल, ठीक है। वैसे तो मैं मेंशन कर रहा हूँ, लेकिन पर्टिकुलरली अगर तुमको लिखना पड़े तो तुम कैसे लिखोगे? नैरो ओपनिंग या शार्प ऑब्स्टिकल का मतलब होता है कि बॉडी का या ऑब्स्टिकल का या होल का जो डायमीटर होना चाहिए, जो साइज होना चाहिए, वो बहुत कम होना चाहिए, ठीक है। बहुत कम क्यों होना चाहिए? क्योंकि लाइट का भी जो वेवलेंथ होता है वो बहुत कम होता है, एंगस्ट्रॉम्स में होता है, 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच में, बहुत कम होता है। तो डिफ्रैक्शन होने के लिए, डिफ्रैक्शन हर तरीके की वेव में नहीं होता है, डिफ्रैक्शन केवल लाइट वेव में होता है। और ये तभी संभव होता है जब आप जो ऑब्स्टिकल लगा रहे हैं या जो आप नैरो ओपनिंग दे रहे हैं
उसका जो डायमेंशन है, उसका जो साइज है, इट शुड बी कंपेरेबल टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड। यानी जिस वेवलेंथ की लाइट को आप गिरा रहे हैं उस लाइट की वेवलेंथ के आसपास ही इस ओपनिंग या इस ऑब्स्टिकल का डायमेंशन होना चाहिए। आई बात समझ में? मीन्स कहने का मतलब ये है क्या कि अगर आपको कोई पूछता है, ठीक है, आपके एग्जाम में आता है, आपसे पूछता है कि डिफ्रैक्शन होने के लिए कंडीशन क्या है, डिफ्रैक्शन होने के लिए कंडीशन क्या है, तो आप ये कहेंगे डिफ्रैक्शन will take place, diffraction will take place if size of opening या अपर्चर, साइज ऑफ अपर्चर लिखेंगे ज़्यादा बेटर रहेगा। अपर्चर एक ऑप्टिक्स में अंडरस्टूड ऑप्टिमम शब्द है। अपर्चर, अपर्चर का मतलब वो हिस्सा होता है जितने पे लाइट गिरती है, यहाँ जहाँ से लाइट का प्रोसेसिंग होता है किसी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में। तो अपर्चर इज अ ऑप्टिमम वर्ड इन ऑप्टिक्स, ठीक है। तो अपर्चर, तो डिफ्रैक्शन विल टेक प्लेस इफ द साइज ऑफ अपर्चर ऑफ ओपनिंग, और ओपनिंग की बात करी थी और किसकी बात करी थी? ऑब्स्टिकल की बात करी थी। डिफ्रैक्शन विल टेक प्लेस इफ साइज ऑफ अपर्चर ऑफ ओपनिंग और ऑब्स्टिकल इज कंपेरेबल टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड। समझ रहे हैं? तो डिफ्रैक्शन होने के लिए ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। साइज ऑफ अपर्चर ऑफ ओपनिंग और ऑब्स्टिकल इज कंपेरेबल, ठीक है, ठीक है ना। ये चीज कभी कभी एक नंबर में पूछी जाती है, आपके लिए आवश्यक है जानना। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ डिफ्रैक्शन के बारे में। डिफ्रैक्शन दो प्रकार का होता है और एक ही प्रकार का पढ़ना है। बाय द वे ये है कि कंपैरिजन कोर्स में है, कंपैरिजन पूछा जाता है कभी कभी कि टाइप्स ऑफ डिफ्रैक्शन जो होते हैं उनमें फ़र्क क्या है। तो दो पॉइंट मैं बता दे रहा हूँ, बहुत आसान है, समझ जाएंगे आप अगर आपको वेवफ्रंट आता है तो, ठीक है। हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे और इस टॉपिक को इंटरफेरेंस से भी स्लो पढ़ेंगे, ठीक है। ये पूरा वीक लगेगा इस टॉपिक को पढ़ने में लगभग। तो टाइप्स ऑफ डिफ्रैक्शन माय डियर, टाइप्स ऑफ डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन का टाइप। डिफ्रैक्शन दो प्रकार का होता है। एक होता है फ्रेस्नेल, FRES, फ्रेस्नेल्स डिफ्रैक्शन, और दूसरा होता है फ्रॉनहोफर्स डिफ्रैक्शन। डरना नहीं, खतरनाक नाम है। फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन एंड फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। तो पहले क्लियर कर देते हैं कौन सा वाला सिलेबस में, कौन सा वाला नहीं है। फ्रॉनहोफर वाला सिलेबस में है और ये वाला सिलेबस में नहीं है। मतलब सिलेबस इन द सेंस कि इसका डिटेल स्टडी करना है, इसका डिटेल स्टडी नहीं करना है। तो
क्या क्या डिफरेंसेस है दोनों को बता देते हैं। फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन में हम ये मानते हैं कि सोर्स स्क्रीन से फाइनाइट सेपरेशन में है, इतना याद करना पड़ेगा सिर्फ। ठीक है, पहला पॉइंट है सोर्स एंड स्क्रीन आर एट फाइनाइट सेपरेशन। अब मुझे बताओ, अगर सेपरेशन फाइनाइट है सोर्स की तो वेवफ्रंट कैसा बनेगा? स्फेरिकल वेवफ्रंट या सिलेंड्रिकल वेवफ्रंट या प्लेन वेवफ्रंट? ऑब्वियसली प्लेन वेवफ्रंट तभी बनता है जब सोर्स इनफाइनाइट पे होता है। अदरवाइज अगर फाइनाइट का केस है तो 100% जो मतलब वेवफ्रंट होता है वो हमेशा या तो स्फेरिकल बनेगा और या तो सिलेंड्रिकल बनेगा। तो यहाँ पर वेव फ्रंट, इंसिडेंट वेव फ्रंट ऑन द स्लिट, जो भी कह सकते हैं, इंसिडेंट वेव फ्रंट कह दो। इंसिडेंट वेव फ्रंट विल बी either spherical or cylindrical। ये दो पॉइंट बन गया। अब इसी का उल्टा कर दो तो हमारा फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन हो जाएगा। इस केस में क्या होता है, सोर्स और स्क्रीन इफेक्टिवली इनफाइनाइट सेपरेशन में। इफेक्टिवली मतलब हम इस तरीके का कुछ व्यवस्था, कुछ जुगाड़ बनाएंगे कि उनके बीच का जो इफेक्टिव सेपरेशन हो जाएगा वो इनफाइनाइट हो जाएगा। मतलब उनको बहुत दूर रखने की ज़रूरत नहीं है, कुछ सिस्टम ही हम ऐसा बनाएंगे कि उनके बीच का सेपरेशन इनफाइनाइट जैसा हो, मतलब इनफाइनाइट जैसा ही बिहेव करेगा। तो सोर्स एंड स्क्रीन आर इफेक्टिवली at infinite separation। ठीक है, तो अगर इनफाइनाइट सेपरेशन में तो वेवफ्रंट कैसा होगा? कैसा होगा? प्लेन वेवफ्रंट। इंसिडेंट वेवफ्रंट मस्ट बी अ प्लेन वेवफ्रंट। होपफुली यू गॉट द पॉइंट। समझे? तो ये डिफरेंस हो गया फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन और फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन के बीच का फर्क। ठीक है।